नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 यानी जिनका पेपर अभी फरवरी में है, जिनका पेपर बाकी है, जिनका पेपर 2 फरवरी, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को है, उन साथियों के लिए अब तक जो आपका रेलवे ग्रुप डी में पेपर हुआ है उसमें जिस टाइप से, जिन टॉपिक से, जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल वही टॉपिक्स को कवर करते हुए मोस्ट 50 देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा रहे हैं आपको। और आज इस वीडियो में टॉप 50 साइंस के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है। साथियों, मैंने क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी के उन टॉपिक्स को कवर किया है जहां से अब तक हुए परीक्षाओं में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, जिन्होंने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस करवा रहा हूं, उसको भी आप जरूर देखना, क्योंकि 20 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। जो इस बार करंट कर लेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है, तो ध्यान से देखिएगा। तापमान, कार्य, ऊर्जा, ये तीनों ही अदिश राशियां हैं, लेकिन संवेग जो है, आवेग, संवेग, ये सभी सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की जड़ता किस पर निर्भर करती है। बताइए, किसी भी वस्तु की जो जड़ता है, इनर्शिया, वो किस पर निर्भर करती है? वेग पर, भार पर, घनत्व पर या द्रव्यमान पर? तो याद रखिएगा, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। किसी भी वस्तु की जो जड़ता होती है ना, वो साथियों उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। अगला है, किसी द्रव में, देखिए किसी द्रव में डूबे हुए पिंड पर उत्पन्न उत्प्लावन बल किसके बराबर होती है? तो किसी भी द्रव में डूबे हुए पिंड पर जो उत्पन्न उत्प्लावन बल होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर सी अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? देखिए न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है, इसको जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। इसके अलावा इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़त्व का नियम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किलोग्राम होता है, याद रखेंगे, केजी, किलोग्राम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? साउंड वाले चैप्टर से भी भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम किस माध्यम में होती है? करेक्ट आंसर होगा ठोस में। ठोस अगर आप बता रहे हैं साथियों तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। अगला क्वेश्चन है, फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा होता है? फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा होता है? तो फूलों के जो रंग होते हैं उसके लिए उत्तरदायी जो पिगमेंट होता है ना, वर्णक होता है, वो होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आपको बता देते हैं, एंथोसाइनिन जो होता है ये लाल, नीला और बेगनी रंग प्रदान करते हैं, जबकि देखिए कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो पीले, नारंगी और लाल रंग के लिए उत्तरदायी होती है। याद रखना, कैरोटीनॉइड जो है ये साथियों ये भी लाल रंग प्रदान करता है और एंथोसाइनिन भी लाल रंग प्रदान करता है। ये भी कॉमन चीज आपको एक याद रखना है। इसके अलावा नीला बेगनी पूछे तो एंथोसाइनिन, पीला नारंगी पूछे तो याद रखिएगा कैरोटीनॉइड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में जल के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने आपको बताया था कि साथियों पौधों से जो पानी होता है, पौधों में जो पानी होता है वो जो बाहर निकलता है, उसी प्रक्रिया को हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको पोटोमीटर से मापा जाता है, कल मैंने आपको बताया था ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाष्पोत्सर्जन। देखिए श्वसन यानी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया या क्रिया में पौधों में कहाँ होती है? यानी श्वसन, पौधों में जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की प्रक्रिया, वो कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। देखिए श्वसन की प्रक्रिया पूछे ना तो याद रखिएगा ये पौधों के सभी भागों में होता है। प्रकाश संश्लेषण पूछे तो पत्ती में होता है, लेकिन जब श्वसन पूछे, रेस्पिरेशन की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो याद रखिएगा पौधे के सभी भागों में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी भाग, यानी जड़ में, तना में, पत्तियों में, सभी में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस तत्व की उपस्थिति में कार्य करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए क्लोरोफिल जो होता है ये किस तत्व की उपस्थिति में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मैग्नीशियम की उपस्थिति में साथियों, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? बताइए इनमें से कौन सा पौधा है जिसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा एक पौधा है जिसको जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंको बाइलोबा, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, जड़ के अग्रभाग की वृद्धि कहाँ होती है? बताइए जड़ का जो अग्रभाग होता है उसकी वृद्धि कहाँ होती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जल के अपना जड़ के अग्रभाग की जो वृद्धि होती है वो एपिकल मेरिस्टेमेटम में होता है, एपिकल मेरिस्ट में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अपना ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी एपिकल मेरिस्टेम, याद रखेंगे। अगला किस पादप हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? ये साथियों डबल स्टार आप मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सारे, कोई एक क्वेश्चन में क्या करूं, ये सारे ही क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 के 50 क्वेश्चन सिलेक्टेड है और मैं जितनी भी क्लासेस कराता हूं ना ऐसे ही नहीं कराता हूं, बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ध्यान से देखिए, किस पादप हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? याद रखिए करेक्ट आएगा ऑक्सिन को। ऑक्सिन अगर आप बता रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? अवशोषित के बारे में पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो भाई पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है ना फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, तो वही अवशोषित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस उत्तक द्वारा किया जाता है? देखिए पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किस उत्तक के द्वारा होता है? भोजन का पूछा है तो फ्लोएम करेंगे। यहाँ पर अगर जल और घुले हुए खनिज का पूछता तो हम जाइलम करते। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, फ्लोएम। कौन सा तत्व ध्वनि का अच्छा चालक है? बताइए ध्वनि का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, ठीक है। देखिए लोहा और तांबा दोनों ही ध्वनि का अच्छा चालक है लेकिन तांबा अधिक। देखिए लोहा और तांबा दोनों ध्वनि के अच्छे चालक हैं लेकिन तांबा जो है ना ये लोहा की तुलना में ध्वनि का बेहतर चालक है, क्योंकि तांबे की परमाणु संरचना और घनत्व ध्वनि तरंगों को लोहे की तुलना में अधिक कुशलता से संचरित करते हैं। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका तांबा होगा। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किसे कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एंडोथर्मिक अभिक्रिया को। याद रखिए एंडोथर्मिक जो अभिक्रिया होता है ना इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किसे कहा जाता है? तो एंडोथर्मिक अभिक्रिया को। पोटेशियम परमैंगनेट किस रूप में पाया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र याद रखना, KMnO4 है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है। ये किस रूप में पाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस कलर में ही आपको बताना है, तो बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बैंगनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व है जो अत्यधिक इलेक्ट्रॉन गतिकता दिखाता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अत्यधिक जो है नेगेटिविटी जिसको हम बोलते हैं वो दिखाता है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल किस प्रकार का यौगिक है? देखिए अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH, याद रखेंगे। और ये एथिल अल्कोहल जो है ये किस प्रकार का एक यौगिक है? तो याद रखिए एथिल अल्कोहल जो है एक प्रकार का अल्कोहल है भाई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन की खोज पूछा जा रहा है ना, तो जोसेफ प्रिस्टली ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन का खोज पूछे तो हेनरी कैवेंडिश यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इसको हम टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके कारण उत्पन्न होती है? बताइए जो एसिड रेन होती है ना, अम्ल वर्षा, ये किसके कारण उत्पन्न होती है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा भाई? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ये दोनों एक ही ऑप्शन, इसको आप पढ़िएगा। देखिए तो अम्ल वर्षा की बात करें तो ये SO2 + NO2 के कारण उत्पन्न होता है।
तो ये एक ही में है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर करेंगे। ये ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये ऑक्सीजन एक अलग ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी है, और ये डी नहीं है, ये सी में ही है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों ही के कारण अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हम इसको टिक करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है। साथियों देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन का सबसे सामान्य रूप होता है हीरा, याद रखेंगे, हीरा, डायमंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, ठीक है, जिसको कास्टिक सोडा भी हम कहते हैं, यह किस प्रकार का रासायनिक यौगिक है। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह किस प्रकार का एक रासायनिक यौगिक है, तो एक प्रकार का क्षार है ना, क्षारी तो है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग में मांसपेशियों के संकुचन द्वारा रक्त का संचार होता है। तो किस अंग में मांसपेशियों के संकुचन के द्वारा रक्त का संचार होता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा हृदय, ठीक है, हृदय में। हट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय, याद रखेंगे। किस अंग में मांसपेशियों के संकुचन द्वारा रक्त का संचार होता है, तो हृदय में, हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। भाई इनमें से किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, तो करेक्ट होगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है। रतौंधी का अर्थ होता है रातों का अंधा। देखते हो ना, किसी को दिन में दिखाई देता है लेकिन रात में नहीं, ये रातों का अंधा होता है, रतौंधी जिसको हम बोलते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए, मानव शरीर में हड्डियों के जोड़ को क्या कहा जाता है, बताइए। मानव शरीर में हड्डियों के जोड़ को संधि कहते हैं, संधि। और ये बोन टू बोन कौन जोड़ता है, मानव शरीर में जो हड्डी से हड्डी जुड़ी होती है, उसको कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा लिगामेंट। लिगामेंट एक प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, संधि। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का संचय कहाँ होता है, बताइए। पौधों में जल का संचय कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है भाई। तो पौधों में जल का संचय जो है ये कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। देखिए, पौधों में जल का संचय जो है पादप कोशिका की रिक्तिका यानी वैक्यूल में होता है, जो एक थैलीनुमा संरचना होता है। अगर आपके ऑप्शन में कोशिका द्रव्य ना मिले तो वैक्यूल यानी रिक्तिका आपको ऑप्शन में देगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहीं पर, क्योंकि पौधों में जल का संचय रिक्तिका में ही होती है, वैक्यूल में ही होती है, जो कि साथियों पादप कोशिका में सुविकसित होता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित या बिल्कुल न के बराबर होता है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। देखिए, शरीर में रक्त का संचार कौन सा अंग नियंत्रित करता है। तो शरीर में जो रक्त का संचार होता है, इसको कौन सा अंग है जो कि नियंत्रित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हृदय। यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में रक्त का संचार कौन सा अंग नियंत्रित करता है, करेक्ट आंसर होगा हृदय। मानव शरीर में रक्त को लाल रंग कौन देता है। देखिए, मानव शरीर में रक्त को लाल रंग कौन देता है भाई, तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, हीमोग्लोबिन। डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार जरूर मार्क कर लीजिएगा आप। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 4 प्रकार के। आप पूछोगे सर कौन कौन से 4 प्रकार हैं, थोड़ा नाम बता दीजिए। तो देखिए मैं नाम बता देता हूँ। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके नाम, एक तो आपका एडेनिन होता है, एडेनिन, एक होता है गुआनिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन। याद रखेंगे, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड डीएनए में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है। ध्यान से देखिए, पौधों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो भाई किसके द्वारा होता है, तो पौधों में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राइबोसोम। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, बताइए। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कल मैंने आपको पूछा भी था ये क्वेश्चन कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है। काफ़ी साथियों ने करेक्ट आंसर बताया था कि पावर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी निर्माण के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से
पेडियाट्रिक बेरी रोग होता है। पेडियाट्रिक यानी बच्चों में बेरी रोग होता है। ये किस तत्व की कमी से या किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम होता है थायमिन, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दांतों में सर्वाधिक कौन सा तत्व है जो कि पाया जाता है? तो साथियों दांतों की बात करें ना तो इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो कैल्शियम। वैसे तो सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाता है 85%, ठीक है। 10% आपका कैल्शियम पाया जाता है और बाकी के 5% जो है फ्लोराइड पाया जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका देखिए फास्फोरस तो है नहीं, तो कैल्शियम हम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। अगला है, मानव हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? बताइए, दाएं आलिंद में, इनमें से कोई नहीं, बाएं आलिंद में या नीले में? तो देखिएगा मानव हृदय का जो पेसमेकर होता है ना, ये दाएं आलिंद में लगाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, दाएं आलिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न विटामिन बी समूह में कौन सा कथन गलत है? बताइए, इनमें से कौन सा विटामिन बी समूह में शामिल नहीं है? तो देखिए विटामिन B9, विटामिन B12 बिल्कुल होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 ये भी होता है। विटामिन B5 भी है, विटामिन B6 भी है, विटामिन B7 भी है। विटामिन B4 और विटामिन B8 नहीं होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन एंजियोस्पर्म है? बताइए, इनमें से कौन एंजियोस्पर्म है? देखिए एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो सेब, नींबू, रबड़ ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उपयुक्त तीनों जो है एंजियोस्पर्म है। देखिए एंजियोस्पर्म वे पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म वे पौधे होते हैं जो फूल पैदा करते हैं और अपने बीजों को फल के अंदर धारण करते हैं। फिर से सुनिए, एक सेकंड मैंने लिखा भी था। देखिए वे पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म जो है वे पौधे होते हैं जो फूल पैदा करते हैं और अपने बीजों को फल के अंदर धारण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के की कमी का परिणाम क्या है? बताइए विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो साथियों विटामिन के की अगर कमी होगी तो रक्तस्राव नहीं हो पाएगा भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव जो होगा ये नहीं रुकेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए फिलोक्विनोन विटामिन के का जो है वो केमिकल नेम होता है, याद रखेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी के अंदर स्तनपायी किसको दर्शाता है? बताइए वर्गीकी के अंदर स्तनपायी जो है वो किसको दर्शाता है? देखिए करेक्ट होगा वर्ग को, वर्ग करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस नामक हड्डी जो है ये कहाँ पाई जाती है? देखिए जो ऊपरी भुजा होती है ना, हमारा जो हाथ होता है, हाथ का जो ऊपरी भुजा होता है वहीं पर ये हड्डी पाई जाती है, ह्यूमरस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ में। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी। अगला, फूलों एवं फलों में नारंगी रंग कौन प्रदान करता है? साथियों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, खास तौर पे वो क्लासेस जो कि जनवरी 2026 से आपके लिए करवाए हैं ग्रुप डी के लिए, जरूर से जरूर जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फलों एवं फूलों में नारंगी रंग कौन प्रदान करता है? तो फलों एवं फूलों में जो नारंगी रंग होता है ना, ये क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, मेसोफिल कोशिकाएं पौधे के कौन से भाग में पाई जाती है? देखिए मेसोफिल जो कोशिकाएं होती है ये पौधे के कौन से भाग में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ती में। मेसोफिल कोशिकाएं पौधे के कौन से भाग में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ती में, लीफ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्ती में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियोफाइसी शैवाल के अंतर्गत क्या आते हैं भाई? बताइए फियोफाइसी शैवाल के अंतर्गत किस रंग के शैवाल आते हैं? तो देखिए ये फियोफाइसी शैवाल के अंतर्गत जो है ना, भूरे रंग के शैवाल आते हैं। भूरे शैवाल जो होते हैं उसको फियोफाइसी शैवाल कहा जाता है, फियोफाइसी शैवाल। देखिएगा ध्यान से, ये बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं जिनमें फुकोजेंथिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण भूरा या जैतूनी रंग होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की जो कोशिका, देखिए कोशिका भित्ति जीवाणु में पाया जाता है। इसके अलावा साथियों आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, शैवालों में पाया जाता है। बाकी जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति यानी सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो ये कोशिका भित्ति जो होती है ये किसकी बनी होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई?
तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी हम करेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज अगर ऑप्शन में ना होता तो काइटिन, इस क्वेश्चन नहीं, एक सेकंड, वो तो पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है ना, यहाँ जीवाणु के बारे में पूछा है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो देखिए पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, अगर पादप का पूछेगा तो सेल्यूलोज करेक्ट आंसर होगा, जीवाणु का पूछा है तो पेप्टिडोग्लाइकन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, जीवाणु भक्षी डैश के बने होते हैं। जो जीवाणु भक्षी होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु भक्षी रक्त कोशिका कौन सी होती है? तो जीवाणु भक्षी जो रक्त कोशिका होती है वो कौन सी होती है? ध्यान से देखिए, जीवाणु भक्षी रक्त कोशिका जो होती है वो प्लेटलेट्स होती है, नहीं प्लेटलेट्स तो नहीं, बेसोफिल भी नहीं, मोनोसाइट होती है। बिल्कुल मोनोसाइट करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। जीवाणु भक्षी जो रक्त कोशिका होती है वो मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रा कौन से खाद्य को पचा नहीं सकता? भाई हाइड्रा जो कि बडिंग मेथड से यानी मुकुलन विधि से अपना प्रजनन करता है, याद रखना मुकुलन विधि से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और हाइड्रा कौन से खाद्य को पचा नहीं सकता है? तो हाइड्रा की अगर बात करें तो प्रोटीन, शर्करा, वसा को तो पचा सकता है, लेकिन स्टार्च को नहीं पचा सकता है हाइड्रा, याद रखना। क्योंकि देखिए, क्योंकि इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए आवश्यक एमाइलेज एंजाइम नहीं होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? एमाइलेज। तो हाइड्रा में एमाइलेज पाया ही नहीं जाता है। और स्टार्च आपको पता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो भाई स्टार्च को वो पचा नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्टार्च। आगे देखिए, पादप कोशिका का कौन सा भाग है जो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है? साथियों देखिए, पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है? करेक्ट आएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे होमवर्क का, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो साथियों पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी पैराथायराइड हार्मोन ही याद रखना। देखिए नोट करिएगा यहाँ कि कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। इसके अलावा प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। ये भी पूछा जाता है कि प्रोलेक्टिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि साथियों। चलिए होमवर्क का एक क्वेश्चन है साथियों, मैं कई बार ये क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बताइए हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से, मधुमक्खी पालन से, रेशम पालन से या मछली पालन से? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। साथियों इससे पहले जो क्लासेस मैंने करवाए हैं जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।